हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। सो लास्ट क्लास में हमने सॉइल्स तक जो है सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, यूनिवर्स के, अर्थ के बारे में, रॉक्स के बारे में, मिनरल्स, इन सब के बारे में। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। बहुत सारे टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल चैट्स आई थी और वो बता रहे थे कि इट वाज हेल्पफुल फॉर देम। तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी कि सबको हेल्पफुल लगा वो सारा टॉपिक और आप अच्छे से समझ पाए और मैं अच्छे से समझा पाया आपको। और जिन लोगों ने भी पीडीएफ अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो आराम से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ पहली वीडियो में भी, और हर वीडियो में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक देता हूँ। आप जाके वहां से डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा था, किसी को कोई भी इशू हो वो कमेंट सेक्शन में, या जैसे आज मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेजेस आए थे, वैसे मैसेज करके आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैंने सभी को विद इन 1 आवर सारी क्वेरी सॉल्व करके दी। और जो भी इशू होता है, कोई भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा है, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी हैप्पी नोट पे हम लोग सेकंड क्लास शुरू करते हैं ज्योग्राफी की। ठीक है, जिसमें हम आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे सॉइल्स। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि सॉइल्स में हमें क्या क्या देखना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सॉइल आपको पता है, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी आप उठा के देखते हैं। अब जो मिट्टी आप अपने हाथ में उठाते हैं, ठीक है, देखो सॉइल और सैंड में बहुत फर्क है। ठीक है, सैंड रेत को बोलते हैं जो एक तरीके की मिट्टी होती है। और मिट्टी एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब एक बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके की मिट्टियां आती हैं, जिसमें एक रेत भी है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत करिएगा कि सॉइल और सैंड सेम होता है। ठीक है, सॉइल वर्सेस सैंड, ये मैंने डिफरेंस आपको बता दिया कि रेती और मिट्टी में क्या फर्क होता है। ठीक है, अब जब आप सॉइल उठाते हैं, सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑफ कोर्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मर जाते हैं, वो मिल जाते हैं मिट्टी के अंदर, उसके बाद उसको न्यूट्रिएंट्स लेकर आते हैं उसके अंदर। वैसे होता है। मिनरल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गई, कार्बन हो गई। ठीक है, ये स्टोर किए जाते हैं। लिक्विड्स हो गए, ऑर्गेनिजम्स दैट सपोर्ट दैट अनऑर्गेनिजम्स दैट टुगेदर सपोर्ट लाइफ। ये सारी चीजें मिलकर सॉइल को एक लिविंग थिंग बनाती हैं। ठीक है, और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है स्किन ऑफ द अर्थ। ठीक है, सॉइल्स कैसे आती है? रॉक्स जो होते हैं, जब उनका सेडिमेंटेशन हो जाता है, जब वो सेडिमेंट्स बन जाते हैं, तिनके बन जाते हैं टूट टूट कर। ठीक है, तो रॉक्स पेरेंट मटेरियल होता है जहां से बेसिकली सारी सॉइल आती हैं। तो जैसे रॉक होंगे रीजन के अंदर, ठीक है, वैसे ही सॉइल पाई जाती है वहां पे, वेदरिंग के थ्रू। ठीक है, हवा से, पानी की वजह से जब वो खुदरता रहता है एक पत्थर, तो घिस घिस के वो पत्थर से जो निकलते हैं पार्टिकल्स और वो जाके बैठ जाते हैं, वो सॉइल होती है बेसिकली। या नेचुरल इरोजन, इरोजन जैसे मैंने बताया, विंड से इरोजन हो गया या वाटर से हो गया, इन सब चीजों से होता है इरोजन। वर्ल्ड सॉइल डे हमने सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 5 दिसंबर को हर साल। ठीक है, उसके बाद और इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, और इम्पोर्टेंट है आपके लिए सारे सॉइल के टाइप्स। ये पूछ लेते हैं कि सॉइल कैसी होती हैं और ये कहाँ पर मिलती हैं बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट होती है एल्यूवियल सॉइल। ये बहुत फर्टाइल सॉइल्स होती हैं। ठीक है, इसमें खेती करना बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारी जो सॉइल्स होती हैं अलग अलग, उनमें न्यूट्रिएंट्स की कुछ कमी होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एल्यूवियल सॉइल ज्यादातर बहुत न्यूट्रिशियस होती है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी सॉइल मानी जाती है। कहाँ मिलती हैं? रिवर वैलीज के पास। ठीक है, जहाँ पे वैलीज होती हैं, जहाँ से रिवर गुजर रही होती है, तो वहां से मिट्टी आती है और वो किनारों पर बैठ जाती है। तो वो जो एरिया में आके मिट्टी बैठती है वो होती है एल्यूवियल सॉइल। फ्लड प्लेन्स, अगर फ्लड हुआ किसी एरिया में, तो जब पानी के साथ मिट्टी बह के आएगी और जब पानी वापस चला जाएगा, ठीक है, मिट्टी वहां रह जाती है, तो फ्लड प्लेन्स पे वहां बन जाते हैं। और कोस्टल रीजन्स पे, ठीक है, जो हमारे कंट्री के कोस्टल रीजन जैसे बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनके कोस्ट एरिया में, ठीक है, वो वहां पे मिलती है एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, जैसे मैंने बताया, डिपोजिशन ऑफ सिल्ट बाय रनिंग वाटर, जो पानी बहता हुआ आता है उसके अंदर मिट्टी आती है, वो आके बैठ जाती है सरफेस पे, और वो होती है एल्यूवियल सॉइल। एंड इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव, सारी सॉइल्स में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। कल्टीवेशन क्या क्या कर सकते हैं आप इसमें? गन्ना, शुगर केन, जूट, राइस, चावल, व्हीट, आटा एंड अदर फूड क्रॉप्स। मेजर फूड क्रॉप्स हैं जो हमारी स्टेपल डाइट, अगर आप देखेंगे कि आप, स्टेपल डाइट का मतलब होता है जो यूजुअली लोग खाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। सब्जी बेशक आप कोई भी बनाए, हर रोज कुछ नया बन रहा है या फिर कोई सब्जी बना रहे हैं, लेकिन रोटी या चावल, ये आपकी स्टेपल डाइट है। ठीक है, तो ये मेजर जो क्रॉप्स है ना, वो एल्यूवियल सॉइल्स में सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। जैसे व्हीट और राइस का बहुत एग्जांपल अच्छा ले सकते हैं, यूपी वाला रीजन हो गया।
ठीक है? और अपना हरियाणा वाला रीजन हो गया, पंजाब वाला रीजन हो गया, यहाँ पे व्हीट बहुत अच्छे से उगाई जाती है, राइस उगाया जाता है, ठीक है? तो शुगर केन यूपी के अंदर वेस्टर्न यूपी की तरफ, ठीक है? मुजफ्फरनगर वगैरह की तरफ बहुत सारा गन्ना मिलता है वहाँ पे, ठीक है? तो गन्ने की अच्छी प्रोडक्शन होती है, ठीक है? यूपी और एमपी और महाराष्ट्र ये 3 स्टेट्स हैं जो सबसे बड़े शुगर केन के प्रोड्यूसर्स हैं, जो बनाते हैं प्रोडक्शन, और हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत भरी मात्रा में होती है। फर्स्ट नंबर शुगर बनती है क्योंकि शुगर केन से, जो बहुत बड़ा एक रॉ मटेरियल है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है? फिर आती है ब्लैक सॉइल। पूरी ब्लैक कलर की नहीं होती है लेकिन गाढ़े काले रंग की होती है थोड़ी-थोड़ी, ठीक है? और जो वोल्केनिक इरप्शन से जो इग्नियस रॉक्स बनते हैं, देखा था ना हमने इग्नियस रॉक्स वाले सेक्शन में कि जब वोल्केनिक इरप्शन लावा बहता हुआ आता है और जब वो सूख जाता है तो वो जो रॉक बनते हैं वो होते हैं इग्नियस रॉक्स। तो इन इग्नियस रॉक्स के घिसने से जो मिट्टी बनती है उसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। क्लेई इन नेचर होता है, मैं बता देता हूं आपको। सैंडी और क्लेई के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सैंड में होते हैं बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स, जैसे आपने कभी रेती उठा के देखी होगी, उसके पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, आपको आसानी से आप उठाते हो उसको। इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। इसका मतलब अगर इसके अंदर पानी आएगा तो बहुत जल्दी नीचे डेप्थ तक जा सकता है, ठीक है? और जैसे ही धूप पड़ेगी बहुत ज्यादा मात्रा में वैसे ही इवेपोरेट भी हो जाएगा। इसका मतलब कि वाटर रिटेंशन जो है, मतलब वाटर को होल्ड करने की जो ताकत है, वो सैंडी सॉइल्स में बहुत कम होती है, ठीक है? बहुत लो होती है। वहीं पे क्लेई सॉइल्स क्या होते हैं? क्लेई सॉइल, आपने कभी चिकनी मिट्टी उठाई होगी तो वो बहुत ही पार्टिकल्स उसके पास-पास होते हैं। तो अगर एक बार पानी आ गया तो मुश्किल से अंदर जाएगा, लेकिन एक बार अगर बैठ गया उसके अंदर तो वो स्टोर बहुत टाइम तक रहता है। तो इसका मतलब इसकी जो वाटर रिटेंशन पावर है, वाटर को होल्ड करने की पावर है, ठीक है? वो बहुत मैक्सिमम होती है, सबसे हाई होती है, ठीक है? किसकी? क्लेई सॉइल्स की। ठीक है? इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल को बहुत, इसलिए आप देखेंगे कि वो महाराष्ट्र वाले रीजन में और इस सब रीजन में, ठीक है, यहाँ पे कॉटन बहुत बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। और जूट जो होता है वो बंगाल रीजन की तरफ ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है? तो वेस्ट की तरफ कॉटन उगाया जाता है ज्यादातर, और ईस्टर्न की तरफ जूट उगाया जाता है। इसलिए अभी मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको, आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो हमेशा आपको याद रहेगा। मॉडर्न इंडिया के टाइम पे जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ते हैं ना, जब इंडस्ट्री सेट होना शुरू हुई थी, ठीक है, रिश्रा बंगाल के अंदर हुई थी फर्स्ट जूट फैक्ट्री 1854 1853 के पास, ठीक है? तो उस वक्त पे जो हुआ था, जूट आप देखेंगे फैक्ट्रीज, जो जूट की फैक्ट्रीज हैं वो सारी बंगाल के रीजन में आनी शुरू हुई थी। और बॉम्बे, महाराष्ट्र और गुजरात, इस सब रीजन्स में कॉटन की इंडस्ट्रीज आनी शुरू हुई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत आसानी से मिलता था और उगाया जाता था अच्छे से। तो कॉटन के लिए हम ब्लैक सॉइल यूज करते हैं। फिर होती हैं रेड सॉइल्स, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स या क्रिस्टलीन रॉक्स से आती हैं। आयरन ऑक्साइड भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए रेड मैंने आपको बताया था कल भी, ठीक है? तो रेड कलर वो आयरन ऑक्साइड से कलर आता है, इसलिए तो ब्राउन टू रेड कलर के बीच में इसका कलर होता है। एंड इट इज सुटेबल फॉर मिलेट कल्टीवेशन। मिलेट्स, अच्छा, अब मुझे बता दीजिए कि अभी ये 2023 कोई एक इंटरनेशनल ईयर चूज किया गया है, ठीक है? अपने कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज इसका आंसर दीजिएगा कि इंटरनेशनल ईयर अभी 2023 किसका डिक्लेयर किया गया है, और मिलेट्स क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि मिलेट्स जो हैं वो एक एक सर्टेन टाइप ऑफ क्रॉप्स है जिसमें बाजरा वगैरह ये सब चीजें आती हैं। इसका फायदा ये है, मिलेट कल्टीवेशन हम लोग इतना इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि सॉइल जो है वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट होती जा रही है। इसका मतलब सॉइल की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे गिरती जा रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। मिलेट एक ऐसी तरीके की क्रॉप है जिसके अंदर न्यूट्रिशन भी है, लेकिन ये क्रॉप को उगाने के लिए ना बहुत ज्यादा सॉइल का तामझाम नहीं लगता। ये बहुत ही बेसिक न्यूट्रिशन वाली सॉइल के अंदर भी बहुत आसानी से उगाई जा सकती है। इसका जो टाइम पीरियड होता है उगाने का, हार्वेस्ट करने का, और उसके बाद फिर आप जब उसको निकालते हैं वो सब करते हैं, वो टाइम भी बहुत कम होता है। इसलिए जो फूड इनसिक्योरिटी हो रही है ना पूरे वर्ल्ड वाइड, कि फूड अवेलेबल नहीं हो रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर फार्म्स जो है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज, ज्यादा बारिश या ज्यादा सूखे की वजह से। तो वो फूड इनसिक्योरिटी को चेक में रखने के लिए हम लोग फूड सिक्योरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं मिलेट्स के थ्रू, कि मिलेट की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिसमें जहां पे अच्छी सॉइल नहीं है वहां पे भी इसको उगाया जा सकता है कम न्यूट्रिशन वाली सॉइल में। इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं मिलेट्स के अंदर, और ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में उगाए और काटे जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग मिलेट्स को वो कर रहे हैं। अब आज के बाद जब आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो 2023 को डिक्लेयर किया गया है, जब आप मिलेट्स पढ़ेंगे आपको याद रहेगा कि मिलेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो,
आप गवर्नमेंट एग्जाम है, एसएससी है, ठीक है, आप देखिए, यूपीएससी है, चलो देखिए, इन दोनों एग्जाम में फर्क सिर्फ इतना है कि जो आपका एसएससी एग्जाम वो पूछता है कौन, ठीक है, वो पूछता है हु, ठीक है, कि ये वो फैक्ट पूछता है डायरेक्टली कि हु, कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। यूपीएससी पूछता है क्यों। लेकिन अगर आप कुछ पैटर्न चेंज देखेंगे एसएससी में, एसएससी के जो लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं जीएस में, वो बेसिकली बनाए उन लोगों के लिए जाते हैं जिनको पता है क्यों। तो अगर वो क्यों आपने जान लिया ना, तो आपको जॉब से पहले और जॉब के बाद लाइफ में जिस भी फील्ड में आप जाते हैं, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने की ताकत मिलेगी अगर आप क्यों पूछना शुरू कर दिया आपने तो। क्यों पूछना बहुत जरूरी है, कौन जरूरी नहीं है, क्यों पूछना जरूरी है, ये आपको याद रहेगा। फिर आते हैं लेटराइट सॉइल्स, जो ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं बेसिकली। कल मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं, ठीक है, जहां पे, और ये होते हैं जहां पे ऑल्टरनेट वेट और ड्राई कंडीशंस होती हैं। एक टाइम पे सूख जाती है और एक टाइम पे बारिश आती है, मानसून आती है, तो वहां पे उगाई जाती है। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के आसपास होती है। जैसे टी एंड कॉफी, इसके लिए इनको बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। जो क्रॉप्स कमर्शियली बेची जाती हैं ज्यादातर, उसको कंज्यूम जो है, जैसे वीट और राइस है, ये तो स्टेपल डाइट है, सबको चाहिए। लेकिन टी और कॉफी सबकी प्रेफरेंस नहीं होती, किसी की टी होती है, किसी की कॉफी होती है, और किसी को कोई चीज नहीं पसंद होती। तो ये कमर्शियली बेची जाती हैं, इसलिए इनको प्लांटेशन क्रॉप्स बोला जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फील्ड चाहिए होती है इसको उगाने के लिए, और वहां पे सिर्फ ये एक क्रॉप उगती है, या तो टी या कॉफी। तो कर्नाटका रीजन आप देखेंगे, वहां से बहुत मेजर कॉफी के बागान, टी के जो है तमिलनाडु और नीचे साउथ में, क्योंकि यहाँ पे लेटराइट सॉइल है। यहाँ पे गर्मी में बहुत सूखा पड़ जाता है, और जब मानसून आता है तभी यहाँ पे पानी आता है। अब यहाँ पे पानी ना आने के रीजन मैं बता देता हूँ आपको। ये मैं इतनी आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये कनेक्ट करने की जो ताकत है, ये आपको कहीं किसी क्लास में नहीं मिलेगी, यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा। जो अब मैं कुछ कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, जैसे, ठीक है, मैं एक बार मेनलैंड बना देता हूँ, सॉरी फॉर माय ड्राइंग, ठीक है, आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, ठीक है, ये हमारा कंट्री हो गई, ठीक है। ये मैंने मान लिया एक लाइन डिवाइड कर रही है, हम इसको नॉर्थ इंडिया मान लेते हैं और साउथ इंडिया मान लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में भी रिवर्स है और साउथ इंडिया में भी रिवर्स है। उसमें फर्क सिर्फ इतना है, नॉर्थ इंडिया में जो रिवर्स है वो पूरे साल बहती हैं, ठीक है। साउथ इंडिया की रिवर्स जो है वो नॉन पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब होता है जो पूरे साल बहे, ठीक है। तो नॉर्थ इंडियन जो रिवर्स हैं वो पेरेनियल होती हैं, साउथ इंडिया होती हैं नॉन पेरेनियल। जब मॉनसून आएगा, पानी भरेगा, तब पानी और नदियां बहेंगी, ठीक है, ज्यादातर। इसीलिए साउथ इंडिया में जो सॉइल है वो लेटराइट सॉइल है इस रीजन में सारे में, क्योंकि यहाँ पे सूखे में सूखा पड़ता है, और जब बारिश आती है, मानसून आता है, तब यहाँ पे पानी आना शुरू होता है, इसलिए लेटराइट सॉइल है। तो इसलिए कर्नाटका इस वाले रीजन में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टी और कॉफी के प्लांटेशन दिखाई देंगे। ईस्टर्न इंडिया में भी कुछ हाल है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, तो यहाँ पे भी आपको कहीं कहीं पे टी, आसाम वगैरह में, दार्जिलिंग वगैरह में आपको चाय का बहुत बड़े बागान दिखाई देंगे। माउंटेन सॉइल्स, ये आपको पता ही है, स्लोप ऑफ माउंटेन पे जो होते हैं, माउंटेन्स के ऊपर जो सॉइल होती है वो माउंटेन सॉइल होती है। डेजर्ट सॉइल, ये आपको पता है, ठीक है, थार डेजर्ट की हमने कल बात की थी, और राजस्थान के एरिया में, ये सब इस एरिया में डेजर्ट सॉइल्स मिलती हैं, और भी रीजन में मिलती है, ठीक है। हॉट डेजर्ट रीजन्स के अंदर ये मिलती हैं। दे आर पोरस एंड सेलाइन। पोरस का मतलब ये होता है कि बहुत आसानी से इसमें पानी जा सकता है और पानी निकल सकता है, क्योंकि बड़े बड़े पोर्स बन जाते हैं इनके बीच में, सॉइल में, ठीक है, बड़े बड़े कण होते हैं, तो उसमें जगह होती है काफी अंदर पानी जाने की और इवेपोरेशन होने की। और सलाइन नमकीन होती है बहुत ज्यादा। इनफर्टाइल होती है क्योंकि पानी को रोक नहीं सकती, और पानी बहुत बड़ा एक कंस्टिट्यूएंट है किसी भी एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए, पानी बहुत जरूरी है। पानी को रोकने की ज्यादा ताकत नहीं होती इसके अंदर, इसीलिए डेजर्ट सॉइल में आप कैक्टस देखेंगे, कैक्टस की लीफ नहीं होते। कैक्टस के लीफ इसीलिए नहीं होते, सिर्फ कांटे होते हैं। ये पानी को, जितना पानी है इनके अंदर, बहुत कोशिश करते हैं स्टोर करने की, क्योंकि जो आपकी पत्ती होती है बेसिकली, पत्ती का जो ये सरफेस होता है, ये सरफेस से पानी का आना और पानी का जाना बहुत बड़ा मैटर करता है इस लीफ से। इसलिए कैक्टस पे लीफ नहीं होती, क्योंकि अगर लीफ होगी तो पानी इवेपोरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, पानी भाप बन के उड़ सकता है। इसलिए इनके पास पत्तियां नहीं होती, इसलिए इनके पास कांटे होते हैं छोटे छोटे। वो पानी को कोशिश करते हैं कि पानी जितना कम हो सके। और कैक्टस के अंदर कांटे ही क्यों होते हैं? क्योंकि एनिमल्स खाते हैं प्लांट्स, जो हर्बीवोरस होते हैं वो एनिमल
प्लांट्स खाते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे। अगर कैक्टस में कांटे नहीं होंगे तो वो एनिमल्स जो वहां के होंगे वो सारे जो सैंड डेजर्ट एरिया में जो जितने भी प्लांट्स हैं उनको उनके खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए कैक्टस के इवोल्यूशन के हिसाब से इनमें कांटे हैं ताकि इनको ज्यादा ना खाया जाए और प्लांटेशन जितनी भी है थोड़ी बहुत डेजर्ट एरिया में वो बनी रहे। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म का मतलब जमीन का स्तर कैसा है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि रिवर लैंडफॉर्म्स कौन सी होती हैं। देखो, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रिवर इज नोन एज इट्स सोर्स। जहां से रिवर निकल रही है उसको उसका सोर्स बोलते हैं, जहां से वो बहना शुरू कर रही है। ठीक है, और जब वो जाके जिस जगह पे सी या ओशन में मिल जाती है, समंदर में, ठीक है, मिल जाती है जिस जगह पे, उसको बोलते हैं रिवर माउथ। ठीक है, उसके बाद डेल्टा क्या होता है। अब जब भी नदी बहुत जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, यहां से नदी बहती आ रही है। ठीक है, जब ये नदी बहेगी ये बहुत सारी मिट्टी अपने साथ लेकर आएगी, जो पत्थर रगड़ रगड़ के पानी के साथ जो मिट्टी बनेगी उसकी, वो रगड़ के पास लेके आएगी और फिर ये जाके ओशन में मिल जाएगी। सोच लीजिए ये ओशन है। ठीक है, ओशन के पास जब ये मिल जाएगी तो यहां पे आके जब उसकी स्पीड कम होती है ना रिवर की, तब ये बहुत ज्यादा मिट्टी छोड़ देती है। ठीक है, और ये मिट्टी का जो रीजन बनता है इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, और ये फैन शेप्ड बनता है। ठीक है, और बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके की मिट्टी ऊपर माउंटेन से बहती हुई नीचे आ रही होती है इनके पास। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, मेजर जो एग्जांपल है गंगा डेल्टा, जो आपको पता है, इसलिए नॉर्थ इंडिया रीजन में एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से करा जाता है क्योंकि गंगा डेल्टा है, यहाँ पे गंगा बहती है, तो वहां पे जो आसपास की मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, फर्टाइल है। कावेरी डेल्टा, ठीक है, नीचे केरला और उसके पास आंध्र प्रदेश के पास रीजन में। मिसिसिपी डेल्टा, ये हम वहाँ पे यूएस का है, ये हम कभी आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे उसके अंदर। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ऑक्सबो लेक क्या होते हैं। जब नदी बहती है पत्थरों को तोड़ते हुए या फिर अपना रास्ता बनाते हुए चलती हैं, तो जब वो इस कोर्स पे बहती है ना, तो बहुत बार जब पानी यूं जाता है इस कोने पे, तब पानी यूं जब निकल रहा होता है बार बार, तो ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा और खुल जाता है, थोड़ा और खुल जाता है, थोड़ा और खुल जाता है, और खुलने के बाद फिर बीच में यहाँ पे थोड़ा सा पानी का एरिया बन जाता है, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, जैसे इस वाले रीजन में बन जाएगा थोड़ा खुरदता होते होते, यहाँ जो बनते हैं ये होते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, याद रखिएगा ऑक्सबो लेक बोलते हैं इनको। ठीक है, और जब ये नदी घूम रही है ऐसे, इसको बोलते हैं मियांडर करना। मियांडर करना मतलब घूमना। ठीक है, मियांडर करना, घूमना। ठीक है, ग्लेशियर, अ लार्ज बॉडी ऑफ आइस मूविंग स्लोली डाउन अ स्लोप। आपको पता है ग्लेशियर्स क्या होते हैं। पहाड़ जो होते हैं अपने जो बहुत बर्फ के होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, ग्रेविटी से नीचे की तरफ बहते हुए आते हैं और पानी में वो तैर रहे होते हैं। आपने देखे होंगे बर्फ के बड़े बड़े, टाइटैनिक आपने देखा होगा ऑफ कोर्स, तो मूवी देखी होगी 1999 की। ठीक है, तो उसमें भी वो ग्लेशियर टकराता है, तो ग्लेशियर्स होते हैं ऊपर, मतलब बर्फ का एक बहुत बड़ा चट्टान सी बहती हुई नीचे आ जाती है और वो फिर पानी के ऊपर तैरने लगती है, क्योंकि वहां पानी इतना ठंडा होता है, वो बर्फ बहती नहीं है, वो मतलब बर्फ पिघलती नहीं है, वो बर्फ ही बनी रहती है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑफ कोर्स वो पिघलने लगी है ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा लेवल पे। ठीक है, तो ये होते हैं ग्लेशियर्स। ठीक है, उसके बाद कोस्ट होते हैं। कोस्ट मैंने आपको बताए थे, तट जो होते हैं, जो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट हैं। ठीक है, ये गुजरात से होते हुए, ठीक है, ये यहाँ पे आता है और ये रीजन, ठीक है, ये सारा रीजन जो है ये कोस्टल एरिया है। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा कि कोस्टल एरिया कौन से स्टेट्स लगते हैं। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहला आता है गुजरात, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, ये आपको पता है यूनियन टेरिटरीज हैं, ये एक साथ हो गई हैं। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद क्या आता है, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। ये स्टेट्स हैं जो कोस्टल एरिया में लगते हैं और इनको कोस्टल स्टेट्स बुलाया जाता है। ठीक है, और जो अंदर रहते हैं, ठीक है, जिनके आसपास ओशन या सी नहीं होता, जिनका बॉर्डर नहीं लगता, उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड।
जो लैंड से लॉक्ड हो चारों तरफ से, उनको बोलते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट्स। ठीक है। द बाउंड्री ऑफ अ कोस्ट वेयर लैंड मीट्स वाटर इज कॉल्ड द कोस्ट लाइन। जब पानी से, जो आपकी जमीन पानी से मिले, उस एरिया को बोलते हैं कोस्ट लाइन, जो लाइन जोड़ती है उनको। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, लगून्स जो है वो भी, लगून भी इस तरीके से बनते हैं। ठीक है। जब ये जब पानी ऊपर से बह रहा होता है, तो पानी जब, ये कोस्टल एरिया है, यहाँ सारा पानी है। ठीक है। ये वाला सारा पानी का एरिया है। ठीक है। तो जब पानी थोड़ा सा अलग हो जाए सी से, और बीच में यहाँ पे कहीं लैंड पे ही बीच में कहीं बना ले पानी का एक लेक टाइप, उसको बोलते हैं लगून। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि लगून ही है ये, इनको लगून बोला जाता है। एक स्ट्रेच ऑफ वाटर, एक वाटर का हिस्सा जो थोड़ा सा सी से अलग हो गया हो और लैंड तक पे बन गया हो। ठीक है। उसको बोलते हैं लगून। मेजरली जो लेक्स हैं इस तरफ वाले, वो लगून ही हैं बेसिकली। जैसे चिलिका लेक हो गया उड़ीसा का, बहुत फेमस है। पुलिकट लेक तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का, ये बॉर्डर पे टच करता है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के। फिर आता है वेम्बनाड लेक केरला में। ठीक है। जहाँ पे केरल में ये वाले एरिया में वेम्बनाड लेक आता है, मैं इसमें दिखा देता हूँ मैप्स के अंदर आपको। ये वेम्बनाड लेक हो गया। यहाँ पे हो गया आपका पुलिकट लेक, और उड़ीसा के पास हो गया आपका चिलिका लेक। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्वेश्चंस ज्यादा डीप में नहीं आते हैं। ठीक है। लेयर्स आती हैं, कौन सी लेयर है, कौन सी लेयर में क्या होता है, और ये सब पूछा जाता है। ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं एक बार। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है। इन सब से मिलकर एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। एटमॉस्फेयर में गैसेस जो होती हैं, सबसे मेजर जो होती हैं, वो होती है 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। ठीक है। ये एटमॉस्फेयर की कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन इनका होता है वो नाइट्रोजन का होता है 78%, और 21% होता है ऑक्सीजन का, और जो 1% होती हैं उसी के अंदर सारी अदर गैसेस आती हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है एटमॉस्फेयर का, सबसे पहले ये जमीन है। जमीन के पास जो लेयर है, ठीक है, ठीक है, ये 15 से 18 किलोमीटर हो गया उस पे पोल की तरफ, और वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि आपको एक गैस देता हूं, 12 से 15 किलोमीटर मान लीजिए। ठीक है। जमीन से, ये जमीन है। ठीक है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कुछ, ताकि आपको याद रहे। ठीक है। ये जमीन है। तो यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर तक ऊंचाई पे जाते जाते, जब आपको लगता है कि जब आप थोड़ा ऊंचाई पे जाते हैं आपको ठंडा महसूस होता है, एक एरिया बन जाता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। ये वाले एरिया को पूरा बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ठीक है। 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक ये होता है। ठीक है। और इसकी हाइट जो है वो सीजन के हिसाब से चेंज होती है। अब देखिए, जब सीधा सन पड़ेगा इसका, इसके ऊपर, ठीक है, तो गर्मी भी बढ़ेगी इस एरिया के अंदर, तो ट्रोपोस्फेयर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। जब सन जो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक चला जाएगा, नीचे चला जाएगा थोड़ा सा, तब यहाँ पे थोड़ी कम ठंड होगी, थोड़ी कम गर्मी होगी, तो ट्रोपोस्फेयर थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो ये सीजन के हिसाब से चेंज होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि फर्स्ट लेयर जो जमीन के साथ लगती है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। जो एयर ब्रीद करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, वो उसमें जो सारी गैसेस होती है जो हमें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो इस लेयर के अंदर होती हैं सारी। सारे आपके वेदर फिनोमिनन, जैसे बारिश हुई, धुंध हुई, ठीक है, ओले गिरे, ये सब चीजें जो होती हैं ये इसी लेयर में होती हैं। बादल वगैरह जो बनते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही बनते हैं। ठीक है। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ये हमने देख लिया क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हमें यूजफुल है। इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है, इसमें इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। 50 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस तक जाती है ये। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर शुरू होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। अब क्योंकि क्लाउड्स ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल अपर पोर्शन में बनते हैं, उसके बाद जो एरिया शुरू होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर होता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में खास कोई क्लाउड्स होते नहीं, और ये सबसे बड़ा रीजन है कि जितने भी प्लेन्स फ्लाई करते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। ठीक है। ये स्ट्रेटोस्फेयर को ऐसे याद रखना कि प्लेन्स यहाँ फ्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपका वो है क्लाउड्स हैं, वो फॉर्मेशन कम है, और अच्छा है जो प्लेन उड़ाने के लिए काफी ऑप्टिमम तरीके से कंडीशंस है, क्योंकि रेनफॉल नहीं होंगी, थंडरिंग नहीं होंगी, ये सब चीजें नहीं होंगी, तो इसलिए काफी अच्छी जगह है ये प्लेन फ्लाई करने के लिए। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, हाइट के साथ साथ, हाइट जब बढ़ेगी,
तो टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में उल्टा है इसका। ठीक है, यहां पे अगर हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, याद रखना। ठीक है, और इस जो ओजोन गैस होती है हमारी O3, वो अवेलेबल होती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही। ठीक है, फिर आता है मीजोस्फेयर, जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर थर्ड लेयर जो होती है वो होती है मीजोस्फेयर। ये 80 किलोमीटर की हाइट तक जाती है। ठीक है, मीटियोराइट जो बर्न हो जाते हैं, जो मैंने कल बताया था, जिनमें वो आग के शोले गिरते हुए दिखते हैं, वो इसी लेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, और जो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो हाइट के साथ होता है, जैसे हमने ट्रोपोस्फेयर में देखा था। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में उसका उल्टा, और मीजोस्फेयर में फिर वही वाला फिनोमेना कि हाइट के साथ साथ टेम्परेचर कम होता जा रहा है। फिर आता है थर्मोस्फियर। ठीक है, थर्मोस्फेयर मीजोस्फेयर के ऊपर पड़ता है। ठीक है, और ये 80 से 400 किलोमीटर, ठीक है, ये यहां तक जाता है। ठीक है, और इसमें भी यही आपको पता है कि स्ट्रेटोस्फेयर की तरह टेम्परेचर बढ़ेगा जब आप हाइट से ऊपर जा रहे होंगे। ठीक है, इसमें एक लेयर आती है आइनोस्फेयर, जिसको बोलते हैं, आयंस होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। ठीक है, लेयर ऑफ थर्मोस्फेयर दैट कंटेन्स आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर जो होती है, ये रेडियो ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो रेडियो ट्रांसमिशन के लिए जो लेयर इंपॉर्टेंट है वो है आइनोस्फेयर। ठीक है, इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अगर रेडियो जो वेव है, अगर वो यहां से जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी आइनोस्फेयर से, क्योंकि यहाँ पे आयंस और इलेक्ट्रॉन्स भरपूर मात्रा में होते हैं। एक्सोस्फेयर होता है हमारे अंदर वाले जो एरिया हैं सारे, जो हमने देखे थर्मोस्फियर तक, ये हो गए सारी लेयर्स। उसके बाद जो होता है ऊपर एरिया होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसको हम एक्सोस्फेयर बुलाते हैं। ठीक है, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि इसके बाद सीधा स्पेस आता है। आप सीधा स्पेस में चले जाते हैं जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका मतलब वहां पे वैक्यूम है, वहां पे गैसेस वगैरह नहीं है। इसलिए हम लोग स्पेस सूट पहन के जाते हैं जब भी ऊपर स्पेस क्राफ्ट से ऊपर जाते हैं हम लोग स्पेस के अंदर। इसीलिए पहनते हैं वो स्पेस सूट, क्योंकि वहां पे वैक्यूम है, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो गैसेस नहीं है। गैसेस नहीं है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ही हार्श कंडीशंस है स्पेस के अंदर। स्पेस इसलिए बहुत हार्श है। बहुत खूबसूरत लगता है जब हम ऊपर आसमान में देखते हैं, बट लिटरली जो स्पेस है वो बहुत ही एक, आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, बट बहुत ही भयानक जगह है। इट्स वेरी डेंजरस एंड इट इज नॉट वेरी सेफ फॉर अ पर्सन टू गो। इसलिए जो मिशंस होते हैं वो ज्यादातर हम लोग सिर्फ मशीन्स को भेजते हैं ऊपर, पेलोड्स भेजते हैं रॉकेट्स के अंदर। बहुत कम मिशंस होते हैं जहाँ पे ह्यूमंस को इन्वॉल्व किया जाता है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स होते हैं ये, जिसमें ह्यूमंस को भी भेजा जाता है स्पेस में। वो हम कम से कम रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस बहुत हार्श है और ट्रेनिंग बहुत बड़ी लगती है उसमें। ठीक है, बड़ा ट्रेन करा जाता है, मशीन्स जो है वो ऊपर सर्वाइव कर जाती हैं। इसलिए, और अभी हमारा जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसका नाम क्या है, ठीक है, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखने। मैं आपको हिंट देता हूँ, जी से शुरू होता है। ठीक है, अब बता दीजिए कि ये कौन सा मिशन है जो हम भेज रहे हैं, जहाँ पे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, हम ह्यूमंस को ऊपर स्पेस में भेजेंगे। ठीक है, द आंसर इज गगनयान। बताए तो मैं आपको आगे भूल ना जाऊं इसलिए भी बताया तो। ठीक है, अब हम देखते हैं वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। देखो, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है पहले ही समझिए। वेदर का मतलब होता है वो फिनोमिना जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमने देखा हो। ऐसा, यार दिल्ली में कैसा वेदर चल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, पुणे में कैसा वेदर हो रहा है। ठीक है, और जैसे किसी भी एक सिटी में, यूएस में कैसा वेदर हो रहा है इस टाइम। तो हम ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब किसी एक वहां पे जो मौसम है उसको देखते हैं तो वेदर बोलते हैं उसको। लेकिन जब एक बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे हम लोग देखते हैं वेदर को, तो उसको क्लाइमेट बोला जाता है। हम बोलते हैं ना कि यार उसका क्लाइमेट कैसा है उस रीजन का, हम लोग क्या बोलते हैं, यार वो मेजरली जो अराउंड द ईयर, पूरे साल में मेजरली वो गर्म ही रहता है। ठीक है, जैसे नॉर्थ इंडिया का आप राजस्थान ले लीजिए। आप राजस्थान का वेदर क्या बोलेंगे, यार अभी ना वहां पे मॉनसून है, थोड़ी सी बारिश आ रही है, इसको बोलते हैं वेदर। लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि यार राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, आप क्या बोलेंगे, हॉट। क्योंकि यूजुअली वो जो वेदर है वहां पे वो गर्म ही रहता है। तो बहुत ही बड़े जब टाइम पीरियड को में हम देखते हैं मौसम को, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट, और छोटे टाइम पीरियड में देखते हैं उसको बोलते हैं वेदर।
ठीक है। तो ये डे टू डे कंडीशंस होती हैं वेदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, सनशाइन देखते हैं हम कितनी आ रही है, टेम्परेचर क्या है, क्लाउड कवर क्या है, विंड फॉग कंडीशन, एयर प्रेशर कितना है आज। ठीक है, आप कभी लिखिएगा गूगल पे जाकर, जैसे दिल्ली वेदर टुडे, तो आपको बहुत सारे आ जाएंगे कि संडे को क्या होगा, मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा, वो वेदर है। ठीक है, दिखाने के लिए कि आज वहां पे विंड की स्पीड क्या है, कितने किलोमीटर्स पर आवर है, कितना प्रेशर है। ठीक है, ये सब, ये वहाँ ह्यूमिडिटी कितनी है दिल्ली के अंदर या किसी और सिटी में, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश कितनी है वहां पे, ये सब चीजें बताता है क्योंकि ये वेदर के अंडर आते हैं। ठीक है, और एवरेज वेदर कंडीशन, एक एवरेज वेदर कंडीशन जो होगी एक जगह की फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, और टेम्परेचर जो है, इट इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ठीक है, अब इसके बाद जो आते हैं हमारे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आते हैं। ठीक है, हीट जोन्स कौन से हैं? ठीक है, अब हीट जोन्स कैसे क्रिएट होते हैं देख लेते हैं। द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ अलोंग विद इट्स मूवमेंट, जो स्फेरिकल शेप है, गोल शेप है हमारी अर्थ की, और उसकी जो मूवमेंट है, जिस तरीके से वो मूव करता है सन के आसपास, इससे ना इट कॉजेज डिफरेंसेस इन द एंगल्स एट विच द सन रेज फॉल ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, सन रेज डायरेक्टली कहां पड़ रही है, बेसिकली समझाए तो मतलब मैं सोचिए, ये मैं आपको आई होप समझा पाऊं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, सोचिए ये सन है हमारा, एक सेकंड, ये सन है। ठीक है, ये मैं आधा एरिया दिखा रहा हूं कि ये सन है। ठीक है, अब सन की कुछ रेस पड़ रही हैं। ठीक है, अब ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ पे जहां पे डायरेक्ट पड़ रही होगी जिस वक्त पे, ठीक है, वहां पे टेम्परेचर अलग होगा। जहां पे इनडायरेक्टली जा रही होगी वहां पे टेम्परेचर अलग होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये मूवमेंट किस तरीके से कर रहा है अर्थ सन के आसपास, और वो ये जो चीजें हैं ना, मूवमेंट कैसी है और ये स्फेरिकल शेप होने का, इससे हमें ये टेम्परेचर डिफरेंस पता चलता है, और इस वजह से हीट जोन प्रोड्यूस होते हैं अर्थ के ऊपर। कहीं पे आप देखोगे पोलर रीजन में यार, आप देखते हो कि यार बर्फ ही बर्फ है, ठंड ही ठंड पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे किसी भी वक्त में पूरे साल में डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है। अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है तो वहां पर मेजरली मौसम ठंडा रहता है, इसलिए बर्फ बहुत ज्यादा यहाँ पे टिकती है। एंटार्क्टिका, और ये ऊपर वाला बताया था मैंने आर्कटिक, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ती। अब देखिए, जिस तरीके से अर्थ घूमता है, एक टाइम आता है आपका साल में जब सन की हीट जो वो है सनरेज है, वो आते आते डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ने लगती हैं। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि यार लॉन्गेस्ट डे आज, समझ रहे हैं, 22 जून में बताया था लॉन्गेस्ट डे है, तो जिस वक्त पे ये वाला एरिया पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रेज डायरेक्टली आना शुरू हो जाती हैं, ये 22 जून के आसपास होता है, 22 जून। ठीक है, तो यहाँ पे इस वक्त पे डायरेक्टली पड़ती है यहाँ पे, तो इस वक्त पे हमारे लिए ये समर का टाइम होता है। ठीक है, जून में आप देखते होंगे गर्मी पड़ रही है। फिर ये सितंबर तक आते आते वापस इक्वेटर पे इसकी डायरेक्टली सनरेज पड़ना शुरू हो जाती हैं, अक्टूबर तक आते आते, सितंबर अक्टूबर। ठीक है, उस वक्त पे थोड़ा मौसम ठंडा होना शुरू होता है। ठीक है, इसमें इक्वल दिन और इक्वल रात होती हैं। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली सनलाइट पड़ रही होती है 22 जून के आसपास, तब हमारे लिए क्या होता है, दिन बहुत लंबे होते हैं, रात बहुत छोटी होती है। फिर जब ये एक टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली सनरेज पड़ना शुरू होती हैं, तब ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ठंड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और तब हमारे लिए दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, रात बहुत लंबी हो जाती है। तो ऐसे हीट जोन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस बता दिया कि हीट का इतना फेर बदल क्यों है हमारी, एक एक हम कंट्री में हम रह रहे हैं, आपने महसूस किया होगा यार ठंड का मौसम आ गया, गर्मी का मौसम आ गया, तो ये जो है ये इस वजह से आता है कि सन की डायरेक्ट रेज इस वक्त पे कहां पड़ रही होंगी। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहने वाले लोग, जैसे हमारी कंट्री कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो हमारे लिए उस वक्त गर्मी है। जब ये सन की मूवमेंट नीचे 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 तक हो जाएगी और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली पड़ रहा होगा ये, तब हमारे लिए ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ठंड हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ लीजिए बस।
ठीक है। एयर प्रेशर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए, डेफिनेशन बहुत बार पूछ लेते हैं। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। वेट ऑफ एयर का जो जो एयर का जो वेट है, जब वो प्रेशर क्रिएट करता है अर्थ के सरफेस पे, उसको बोलते हैं एयर प्रेशर। और जितना हम ऊपर जा रहे होते हैं स्पेस की तरफ, ठीक है, उतना ही प्रेशर कम हो रहा होता है। ठीक है, अगर आप लैंड से, ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, ठीक है, तो आपका प्रेशर कम होता रहेगा। आपने देखा होगा कि ऊपर जाने, जब आप ऊपर हाइट पे होते हैं, किसी माउंटेनियस रीजन पे होते हैं या पहाड़ों में होता है, आपको लगता है कि यार सांस ना हमें थोड़ी सी मुश्किल से आ रही है, क्योंकि वहां पे एयर बहुत थिन होती है, एयर प्रेशर बहुत कम है। तो वहां पे जो लोगों को प्रॉब्लम है ब्रीद करने में, लंग्स में प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पे, क्योंकि सांस लेना मुश्किल है। वहां पे एयर बहुत पतली है, थिन है, क्योंकि वहां पे एयर प्रेशर बहुत कम है। तो जितना आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, एयर प्रेशर ड्रॉप होता रहेगा। ठीक है। एयर प्रेशर ये पूछ सकते हैं, एयर प्रेशर हाईएस्ट कहाँ होता है, सी लेवल पे, और डिक्रीज करता है हाइट के साथ साथ, जो मैंने बताया आपको। हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। जैसे हमने ऊपर डायग्राम में देखा था अर्थ का और सन का, कि जैसे इस टाइम पे अगर यहाँ पे सीधा धूप पड़ रही है, ठीक है, तो गर्म में मैं आपको बता देता हूं, याद रख लीजिएगा, टेम्परेचर ज्यादा मतलब प्रेशर कम। जहां पे बहुत गर्मी होगी ना, वहां पे लो प्रेशर होता है, और जहां पे ठंड होगी, वहां पे प्रेशर हाई होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि प्रेशर बहुत हाई रहता है जहां पे टेम्परेचर कम होता है। ठीक है। अच्छा, इसको इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो मैंने आपको बताया है अभी कि पहाड़ों के ऊपर है, कि आप यार पहाड़ों पर ठंड होती है सर, ऐसा नहीं होता। मैं हॉरिजॉन्टली बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप अर्थ को ऐसे गोल देखेंगे और ये आपका इक्वेटर हो गया, तो ऊपर रीजन में जाते जाते प्रेशर कम होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली अब हम देख रहे हैं, जमीन के साथ साथ देख रहे हैं हम। अब हम ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई नहीं देख रहे हैं हम, अब जमीन के साथ साथ जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, इक्वेटर से दूर ऊपर पोल की तरफ जाते हैं, तो प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, वैसे ही जब आप सी लेवल से ऊपर हाइट पे, माउंटेन पे जाते हैं, तब प्रेशर कम होता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो इक्वेटर है, यहाँ पे सबसे लो प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पे सन पूरा साल ही, एक भी वक्त ऐसा नहीं होता जब यहाँ पे सनरेज ना पड़ रही हो पूरे साल, क्योंकि सन की मूवमेंट जो है पूरे साल में, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहेगी, यहाँ पहुंच जाएगी, फिर सन वापस आना शुरू हो जाएगा ऊपर, फिर नीचे इसी रीजन में रहती है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर कम रहता है कंपेरेटिवली, क्योंकि पूरा साल सनलाइट होती है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विंड। ठीक है, एयर और विंड में क्या होता है, एयर इज द अमाउंट ऑफ गैसेस, जो हमने देखा, जो प्रेजेंट है किसी भी एक एटमॉस्फेयर में, जब वो एयर मूव होने लगे उसको बोलते हैं विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। ये भी याद रखिएगा कि एयर जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से, ठीक है, लो प्रेशर में जाती है। ये याद रख लीजिएगा, आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही पूछेंगे वो कि एयर का जो फ्लो है वो कैसा होता है, तो एयर का फ्लो जो होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। ठीक है, उसके बाद विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स। परमानेंट, जो पूरा साल सेम रहती हैं, ठीक है, इसका नाम आपको कभी पूछेंगे नहीं वो ऐसे, लेकिन ट्रेड विंड्स बोलते हैं इसको, वेस्टर्लीज बोलते हैं, और ईस्टर्लीज होते हैं, ये होते हैं परमानेंट विंड्स, ये पूरे साल चलती हैं। सीजनल विंड्स के सीजन के हिसाब से चलती है, और इसी की वजह से मानसून भी होता है हमारे यहाँ पे। लोकल विंड्स, ठीक है, ये कुछ वक्त की कुछ लोकल रीजन में, जैसे लू हो गई है, ये सब हो गया, ये लोकल विंड्स हैं। ठीक है, लोकली चलती हैं। हम कुछ साइक्लोन्स के बारे में भी देख लेते हैं। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बहुत ऐसे एक वन लाइनर या ऐसे कुछ पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसको डीप में नहीं पढ़ेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको बस जानना है कि ये होते क्या है। साइक्लोन क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है, ऐसा बवंडर सा बनता है, अगर आपको ने कभी देखा हो, ठीक है, बनता हुआ लैंड के ऊपर, ये लैंड है, इसके ऊपर बनता है, यहाँ पे बनता है लो प्रेशर बहुत ज्यादा। लैंड पे जो बनता है उसको टोर्नेडो बोलते हैं, मैं आपको बस एक वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये बनता है बेसिकली, साइक्लोन बनते हैं, ये बनते हैं सी में। ठीक है, मतलब वाटर पे बनते हैं बेसिकली, ये याद रख लीजिएगा कि ये वाटर पे बनते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, वाटर याद रखिएगा कि ये वाटर पे बनते हैं। ठीक है,
ऐसा बनता है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने दिखा दिया। यहाँ पे बीच में होता है, यहाँ पे लो प्रेशर बहुत ज़्यादा, और आसपास होता है हाई प्रेशर, ठीक है? तो एरिया ऑफ लो प्रेशर, ठीक है, सराउंडेड बाय हाई प्रेशर, ठीक है? इसमें हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? एंटी साइक्लोन होता है जिसमें हाई प्रेशर होता है बीच में और आसपास होता है लो प्रेशर, उसको बोलते हैं एंटी साइक्लोन, ठीक है? साइक्लोन कैन बी क्लासिफाइड इनटू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है? 3 तरीके के साइक्लोन्स होते हैं। अब कैसे होते हैं ये? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जो इंडियन ओशन, जो ट्रॉपिकल एरिया में प्रोड्यूस होते हैं, इक्वेटर के पास जो प्रोड्यूस होते हैं ना, थोड़ा-सा इक्वेटर के थोड़ा ऊपर नीचे, सही इक्वेटर पे नहीं होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे एरियाज़ में होते हैं। तो वहाँ पे साइक्लोन्स बनते हैं इंडियन ओशन के टाइम पे, की जगह पर। इनका नाम अलग-अलग है बहुत जगहों पे। इनको अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, यूएस के पास और नॉर्थ अमेरिका और उस सब के पास जब देखते हैं हम इसे, ठीक है? तो उसको हरिकेन्स बुलाते हैं। टाइफून्स बोलते हैं वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, जापान के पास जो एरिया है, ठीक है? उस एरिया में इसको बोलते हैं टाइफून। हरिकेन्स बोलते हैं इसको यूएस, नॉर्थ अमेरिका वगैरह के एरिया में, ठीक है? और विली विली बुलाते हैं इसको ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? विली विली ऑस्ट्रेलिया में बुलाते हैं, याद रखिएगा। अब आइसोलाइन्स हैं, ठीक है? ये कुछ ऐसे समझाने वाली चीज़ें नहीं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। आपने जैसे आइसो का मतलब होता है सेम, आपने देखा होगा, आइसोटोप, आइसोबार्स, ये सब। आइसो का मतलब होता है जब चीज़ें सेम हो, ठीक है? तो इसमें ये आगे वाले याद रख लीजिएगा कि आइसोलाइन्स आर दोज़ व्हिच जॉइन द प्लेसेस ऑफ इक्वल वैल्यूज़। कोई 2 इक्वल वैल्यूज़ को जब जॉइन करते हैं तो उसको आइसो बोलते हैं, आइसोलाइन्स, ठीक है? अब इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जैसे आइसोबार्स, बार से आपको याद है प्रेशर, तो इसमें क्या होता है? इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? आइसोहेट होता है, ठीक है? इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो ये आइसो का मतलब होता है सेम, तो जहाँ रीजन्स उस एरिया में जो ये चीज़ें सेम रहती हैं, तब आइसो लगाते हैं हम। ठीक है? तो कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इसमें हैं, जैसे आइसोबार्स आप याद कर लीजिएगा जब इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, आइसोहाइट होता है जब रेनफॉल इक्वल हो, ठीक है? और क्या इम्पोर्टेंट है? आइसोथर्म जब टेम्परेचर इक्वल हो, ठीक है? आइसोक्लाइन, आइसोक्लाइन का मतलब है जब स्लोप सेम हो वहाँ का, उस रीजन का, ठीक है? और आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे आइसोबाथ हो गए, बाथ्स आपको पता होगा सी लेवल का जो डेप्थ होती है उसको बाथ्स बोलते हैं। तो आइसोबाथ्स होते हैं जब इक्वल डेप्थ ऑफ सी हो, ठीक है? तो ये आइसोहेलाइन, ये याद रख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। हेलाइन, हेलाइन से सेलाइन याद रख लेना कि सैलिनिटी जब नमकीन पन जो एक वाटर का होता है, वो जब एक एरिया में सेम हो तो इसका मतलब कि वो एरिया में वाटर जो है वो आइसोहेलाइन है। इसका मतलब सैलिनिटी इक्वल है उस एरिया में, नमकीन पानी है उस एरिया का, ठीक है? तो हेलाइन से सैलिनिटी आती है, तो आइसोहेलाइन मतलब सेम सैलिनिटी, ठीक है? अब हम देख लेते हैं अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। अर्थक्वेक और वोल्केनो में क्या होते हैं? सडन मूवमेंट होती है एक पोर्शन ऑफ अर्थ की, अर्थ का क्रस्ट जो है, हमने देखा था आउटर लेयर जो अर्थ की होती है, वो जो है जब उसकी मूवमेंट होती है, वो क्रस्ट जिसको बोलते हैं, उसकी मूवमेंट जब होती है तब शेकिंग होती है, मतलब वो मूवमेंट होती है एकदम से, तो अर्थक्वेक में देखा होगा ना, हिलता है सब कुछ, ठीक है? तो वो जो हिलता है ना, वो पत्थरों की मूवमेंट की वजह से हिलता है वो, और वो जो शेकिंग होती है, ठीक है, इसको ट्रेम्बलिंग भी बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं अर्थक्वेक। आपने देखा होगा जब आप बैठे होते हैं सीट के ऊपर पढ़ रहे होंगे तो एकदम से अर्थक्वेक आएगा तो आपको फील होगा कि सब कुछ हिल रहा है, ठीक है? तो वो बेसिकली क्या होता है, क्रस्ट के ऊपर जो क्रस्ट है हमारा, वो बहुत जगहों से टूटा हुआ है, ठीक है? तो वो जब वो टकराता है ना, तब ऐसी मूवमेंट्स बनती हैं कि जिससे हमें वो फील होता है, वो शेकिंग फील होती है हमें, ठीक है? जहां से वो शेकिंग होनी शुरू होती है उसको बोलते हैं फोकस। ये तो याद रख लेंगे आप। फोकस वो एरिया होता है जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होना शुरू होता है, वो वाइब्रेशंस जो हैं वो ओरिजिनेट होना शुरू होती हैं, ठीक है? और जब, जैसे मैं आपको एक बता देता हूं, ठीक है? ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है? इस पॉइंट से, ठीक है, ट्रेमोर्स आने शुरू हुए, इसका मतलब ट्रेमोर्स का मतलब कि वाइब्रेशंस आनी शुरू हुई और यहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है, ठीक है? इससे अर्थक्वेक निकला है। सरफेस के पास जो सबसे पास वाला पॉइंट होता है फोकस का, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। इसका मतलब यहां पे सबसे ज्यादा महसूस होगा अर्थक्वेक, उसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है? अब ये जो फोकस से अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशंस है वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में चलती हैं, ठीक है? जो डायरेक्ट वेव्स जाती हैं जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं, जैसे ये वाला एरिया मान लीजिए आप, यहाँ पे
मैं आपको अलग कलर में दिखा देता हूँ, ठीक है? मान लीजिए ये वाला एरिया है, ठीक है? 1 सेकंड, ठीक है? ये वाले एरिया में जब फोकस से निकला है, तो इस वाले रीजन में ना अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा फ़ील हुआ है। तो जब डायरेक्ट वेव्स यहाँ जा रही हैं, इसको बोलते हैं पी वेव्स, ठीक है? प्राइमरी वेव्स बोल सकते हैं इसको, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोला जाता है इसको। जब वो वेव्स थोड़ी कमजोर वेव्स जब जाती हैं तो उसको बोलते हैं एस वेव्स, ठीक है, या ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, पी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बुलाया जाता है और एस वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स बुलाया जाता है। एक होती है एल वेव्स जिसको बुलाया जाता है सरफेस वेव्स, ठीक है, सरफेस वेव्स बोला जाता है एल वेव्स को, ठीक है। जिस तरीके से अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं सीज्मोग्राफ, जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं उसको बोलते हैं सीज्मोग्राफ से अर्थक्वेक को वो किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड, अर्थक्वेक की पावर को क्या बुलाते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको कि कितना भयानक अर्थक्वेक आया है उसको मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल यूज करते हैं हम, ठीक है। रिक्टर स्केल भी बोलते हैं इसको लोग, रिक्टर स्केल भी बोलते हैं, आप रिक्टर स्केल बुलाइए, ठीक है। और इसका रेंज जो स्केल रेंज होता है वो 0 to 9 में जाता है, जितना 0 से बड़ा होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, मतलब उतना भयानक होगा अर्थक्वेक, और जितना 0 के पास होगा उतना कम भयानक होगा अर्थक्वेक, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अर्थक्वेक की वेव्स आई हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग सीज्मोग्राफ यूज करते हैं, और जब देखना हो कि कितना भयानक आया है उसके लिए हम क्या करते हैं, रिक्टर स्केल, ठीक है। अब एक एक रीजन है हमारे अर्थ में, पैसिफिक ओशन के बीच में एक मिड ओशन रिज जा रही है, बस ये याद रखिएगा। रिंग ऑफ फायर एक ऐसा एरिया है पैसिफिक ओशन में जहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स फील किया जाता है, क्योंकि जो ओशन फ्लोर पे जो जमीन है ना वो टूटी हुई है बहुत जगह से, तो वो वहां पे मैक्सिमम टकराव होते हैं और उस टकराव से मैक्सिमम अर्थक्वेक्स बनते हैं, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन के अंदर रिंग ऑफ फायर इसको बुलाया जाता है, पूरा रीजन है जहां पे बॉर्डर्स पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, उसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो ये कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में, जहां पे क्या होता है, अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। वोल्केनो आपको पता ही है, एक वेंट है, ठीक है, एक ये ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है, यहां से निकलता है लावा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्थ वोल्केनो, ठीक है। एंड इट इज ओपनिंग होती है, अर्थ क्रस्ट है जो मेंटल आपने देखा था कल के, पिघलता हुआ लावा गर्मा गर्म एकदम, तो वो जमीन में से जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करता है, तो जिस जगह से वो बाहर आता है ऊपर सतह पे आने के लिए, जब वो आता है एक होल से बाहर, उसको एक वोल्केनो मान सकते हैं आप, ठीक है। हॉट सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल्स आते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर नीचे गहराई से, वो वोल्केनो के थ्रू आते हैं, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर से। बैरन आइलैंड हमारे पास है अंडमान सी के अंदर, हमारे यहाँ पे बहुत कम वोल्केनोज है, बहुत कम वोल्केनोज हैं इंडिया के अंदर, और बहुत कंट्रीज में तो है भी नहीं। और कुछ कुछ जैसे हवाई एरिया है, हवाई आइलैंड्स हैं, वहाँ पे बहुत वो हैं, इंडोनेशिया है, किलानो वोल्केनो है, वहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोज हैं, अलग अलग आइलैंड्स पे सबसे ज्यादा होते हैं बेसिकली ये, ठीक है। तो इंडिया में मेजर जो हमारा है वो है बैरन आइलैंड, ठीक है, अंडमान सी के अंदर है ये, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास में, और ये एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो का मतलब होता है कि ये वोल्केनो अभी कुछ ही वक्त के अंदर फटा है। लास्ट इरप्शन यहाँ का कब हुआ था, 2017 के अंदर, ठीक है, 17 में लास्ट इरप्शन हुआ था। और जब नहीं चलता है कोई वोल्केनो तो उसको इनएक्टिव वोल्केनो बोलते हैं, कि वो बहुत सालों से नहीं फटा, ठीक है। एक्टिव वोल्केनो के अभी रिसेंटली उसमें इरप्शन हुई हो, मतलब वोल्केनो फटा है रिसेंटली, ठीक है। तो ये सब थी जो जो ज्योग्राफी के कुछ फिनोमिना है, इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो आते हैं एग्जाम के अंदर वन लाइनर्स के थ्रू, तो वो आप देखते हैं। उसको समझाने के लिए मैंने आपको ये क्लास रखी थी ताकि आप वो छोटी छोटी चीजें समझ सकें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट कैसा है हमारा, ठीक है, उसके अंदर फिर ऊपर नॉर्थ इंडिया कैसा है, साउथ इंडिया कैसा है, हिमालय है हमारे पास, पेनिनसुलर इंडिया है, ये सब देखेंगे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इसको मैप्स के साथ में, ठीक है। सो दिस वाज इट, ठीक है। ये सब था जो हमने देखा आज क्लास के अंदर। कोई भी आपको इशू है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे चैट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। पीडीएफ आपको जैसे मैंने बताया टेलीग्राम चैनल
का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।